आज हम एयर वाटर एंड वेदर ये लेसन सीखेंगे। Has it ever happened with you that you were out on a sunny day and suddenly it start raining? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कभी धूप में गए और अचानक बारिश प्रारंभ हुई? ऐसा हुआ है क्या कभी? Who caused this change in the weather? ऐसा बदलाव मौसम में किसने किया? Surely not the weatherman. वेदरमैन ने तो नहीं किया है। इट्स द सन विच कॉजेस चेंजेस इन द वेदर। यह तो सूरज है जिसके कारण मौसम में बदलाव हुआ है। द हीट ऑफ द सन अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ एयर एंड चेंजेस द फॉर्म ऑफ वाटर विच ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द वेदर। सूरज की गर्मी हवा की गति को प्रभावित करती है और पानी का रूप बदलता है, जिसके कारण मौसम में बदलाव आता है। वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक सराउंडिंग अस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड एंड मॉइस्चर। वेदर क्या है? हमारे सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर होता है, किसी विशेष समय पर होने वाला तापमान, तापमान यानी टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब वायुमंडलीय दबाव। हवा और नमी को मौसम की स्थिति कहते हैं। द वेदर कैन बी हॉट, कोल्ड, विंडी, ड्राई और ह्यूमिड। वेदर कैसा हो सकता है? गर्म, ठंडा, हवादार, शुष्क या आर्द्र हो सकता है। ह्यूमिड यानी आर्द्र। और वेदर यानी क्या होता है? वेदर यानी मौसम। नेक्स्ट पॉइंट, द सन कॉजेज चेंजेस इन द वेदर। सूर्य के कारण मौसम में होने वाला परिवर्तन। द वेदर चेंजेस फ्रॉम सीजन टू सीजन। मौसम में बदलाव सीजन टू सीजन होते हैं। इन कंट्रीज लाइक इंडिया, विंटर, समर एंड रेनी सीजन आर द थ्री मेन सीजन्स। भारत जैसे देश में विंटर सीजन, समर सीजन और रेनी सीजन ये तीन प्रमुख मौसम है। During the summer, it is dry and hot in the moist parts of India. गर्मियों के दौरान भारत के अधिकांश हिस्से सूखे और गर्म होते हैं। But it rains a lot in the rainy season. लेकिन बरसात में बहुत बारिश होती है। However, even during one season, the weather changes from day to day and sometimes from hour to hour. हालांकि एक मौसम के दौरान हर दिन मौसम में बदलाव होते हैं और ये बदलाव हर एक घंटे में बदलते रहते हैं। अगला पॉइंट अभी है, द सन कॉजेज चेंजेस इन द टेम्परेचर। सूरज के कारण तापमान में परिवर्तन होता है। इफ द सन इज ओवरहेड एंड रेज फॉल स्ट्रेट, इट गेट्स वेरी हॉट। दोपहर के वक्त सूरज हमारे सिर पर यानी ऊपर होता है, तब सूरज की किरणें स्ट्रेट होती है, तब बहुत गर्म होता है। इसलिए नून हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे है। बट ड्यूरिंग द मॉर्निंग एंड इवनिंग द सन इज लो इन द स्काई एंड द रेज आर स्लैंटिंग, सो इट इज नॉट सो हॉट ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग। सुबह और शाम के दौरान सूरज की किरणें तिरछी होती है यानी स्लैंटिंग होती है, इसलिए सुबह और शाम के वक्त ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, द सन कॉजेज विंड्स टू ब्लो। हवा के बहने का कारण भी सूरज है। द मूवमेंट ऑफ द विंड इज अफेक्टेड बाय द हीट ऑफ द सन। पवन की चाल सूरज की गर्मी से प्रभावित होती है। The heat of the sun heats up the air. सूरज की गर्मी से हवा गर्म होती है। Warm air is lighter and so it rises up. गर्म हवा हल्की होती है, इसलिए वो क्या करती है? वो ऊपर उठती है। Cool air, which is heavier, moves in to take its place. This causes the wind to blow. क्या होता है? गर्म हवा होने से वो ऊपर उठती है और उसकी ये जगह कौन लेती है? ठंडी हवा जो भारी होती है वो उसकी जगह लेती है। इस वजह से हवा बहती है। नेक्स्ट पॉइंट, द सन कॉजेज चेंजेस इन द स्टेट्स ऑफ वाटर।
पानी में होने वाले बदलाव भी सूरज के कारण होते हैं। We know that cloud brings rain for us. How are these clouds form? बादल हमारे लिए बारिश लाते हैं। बादल कैसे बनते हैं? The heat of the sun changes water in rivers, lakes and seas into water vapor. सूरज की गर्मी के कारण नदियाँ, झील, समुंदर के पानी को बाष्प में परिवर्तित करती है। बाष्प यानी वाटर वेपर में परिवर्तित करती है और यह बाष्प का बादल में परिवर्तन होता है। दिस वाटर वेपर राइजेस एंड फॉर्म क्लाउड्स। यह बाष्प का बादल में परिवर्तन होता है। When the clouds become too heavy, they fall as rain. जब बादल बहुत भारी हो जाते हैं तो वे बारिश के रूप में गिरते हैं। Water vapor fall as snow when the atmosphere is extremely cold. जब बहुत ठंड होती है तब वाटर वेपर बर्फ के रूप में गिरते हैं, स्नो के रूप में गिरते हैं। Thus the sun causes water to change from one state to another. इस प्रकार पानी में होने वाले बदलाव सूरज के कारण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एयर, हवा। We know air is all around us. We also know air contains water vapor, smoke, dust and germs. हम जानते हैं कि हवा हमारे चारों तरफ है। हमें ये भी मालूम है कि हवा में क्या क्या होता है। वाटर वेपर होते हैं, स्मोक, डस्ट और जर्म्स, ये सब होते हैं। अराउंड अर्थ इज अ थिक लेयर ऑफ एयर। पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है? हवा की मोटी परत होती है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर को क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन कॉज अ स्टॉर्म। तेज हवा से क्या हो सकता है? तेज हवा से तूफान आ सकता है, तूफान हो सकता है। लेट अस नाउ रीड अबाउट एयर करंट्स। एयर करंट्स के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। हॉट एंड कोल्ड एयर, गर्म और ठंडी हवा। To learn about air currents, we need to know how hot and cold air move. एयर करंट्स को जानने के लिए हमें हॉट एयर और कोल्ड एयर कैसी बहती है ये जानना ज़रूरी है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, लाइट अ कैंडल, होल्ड इट इन डिफरेंट पोजिशन एज शोन इन द फिगर। वॉच इट्स फ्लेम, डज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लेम चेंज एज यू टिल्ट द कैंडल। एक्सपेरिमेंट में क्या करना है? एक मोमबत्ती को जलाना है और उसे अलग अलग पोजीशन में हमें पकड़ना है। फ्लेम की डायरेक्शन बदलती क्या वो हमें देखना है। जब हम उसे तिरछा करते हैं तो बदलती क्या, सीधा रखते हैं तिरछा करते हैं तो उसकी डायरेक्शन बदलती क्या वो हमें अभी देखना है। अभी देखिए 3 पोजीशन में कैंडल पकड़ी है। एक सीधी पकड़ी है, फिर उसके बाद उसे तिरछी की है और थर्ड पोजीशन में उसे उल्टा किया है। अभी तीनों पोजीशन में कैंडल की फ्लेम कहाँ जाती है? ऊपर जाते हुए दिखती है हमें। सीधा पकड़ा तो भी ऊपर जाती है, तिरछा पकड़ा तो भी उसकी फ्लेम ऊपर जाती है और नीचे किया तो भी उसकी फ्लेम नीचे जाती है, अपना ऊपर जाती है। द कैंडल फ्लेम ऑलवेज बर्न्स अपवर्ड्स, यानी कैंडल की जो फ्लेम है वो ऊपर की तरफ ही उठती है। इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या सीखा? हमने क्या सीखा कि कैंडल हम कौन सी भी पोजीशन में पकड़ो तो उसकी फ्लेम ऊपर की तरफ ही उठती है। यू विल फाइंड दैट द फ्लेम ऑलवेज बर्न्स अपवर्ड्स। अभी एक्सपेरिमेंट नंबर 2, क्या है एक्सपेरिमेंट? ब्रिंग योर हैंड क्लोज टू द साइड्स ऑफ द फ्लेम फर्स्ट एंड देन अबव इट। क्या करने को बोला है हमें? एक कैंडल जलाइए, उसके बाजू में हाथ लेकर जाइए। उसके बाजू में हाथ लेकर जाने के बाद देखिए क्या होता है, फिर उसके ऊपर हाथ रखिए, फिर जानिए क्या होता है। तो क्या होगा? जब हम हाथ ऊपर रखते हैं उसके कैंडल के ऊपर, अगर हम हाथ करते हैं तो हमें क्या लगता है? हमें कैंडल की फ्लेम की गर्मी लगती है। जब हम कैंडल के आजू बाजू में हाथ रखते हैं तो हमें उसकी गर्मी लगती है क्या? नहीं। इससे क्या हो सीखते हैं हम? इससे यह साबित होता है कि गर्म हवा ऊपर उठती है। You will find that the air by the sides of the flame is not as hot as the air above. It proves that the hot air rises up. क्या है कंक्लूजन निकाला हमने? जब हम उसके आजू बाजू में हाथ रखते हैं तो हमें उसकी गर्म हवा महसूस नहीं होती, लेकिन जब हम मोमबत्ती के ऊपर हाथ रखते हैं
तो उसकी गर्म हवा हमें महसूस होती है। इससे क्या हो समझेंगे आप कि गर्म हवा ऊपर उठती है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, अभी तीसरा एक्सपेरिमेंट हम करेंगे अभी। टेक अ कार्डबोर्ड और वुडन बॉक्स विद अ ग्लास फ्रंट। क्या करना है अभी हमें, एक वुडन बॉक्स लेना है या कार्डबोर्ड का बॉक्स लेना है विद अ ग्लास फ्रंट, और सामने की तरफ से ग्लास होना चाहिए उसे। फिट 2 वाइड ग्लास ट्यूब्स इन होल्स एट द टॉप टू फॉर्म चिमनी। ऊपर के बाजू में हमें क्या करना है, 2 होल बनाने हैं और उसमें क्या डालना है, ग्लास ट्यूब्स इंसर्ट करना है, हमें ग्लास ट्यूब उसमें डालना है। पुट अ स्मॉल लाइटेड कैंडल बिलो वन ऑफ द चिमनी। एक चिमनी के नीचे क्या करना है, एक मोमबत्ती जलाना है। और दूसरी जो चिमनी है वहाँ पर क्या करना है, हमें एक मोमबत्ती नीचे जलाना है और एक कागज़ का टुकड़ा ऊपर के इसमें जलाना है। ऊपर का जो पाइप है हमारा चिमनी का, वहाँ पर जलाकर उसे वहाँ पर रखना है। तो क्या होगा उससे, नीचे जो मोमबत्ती जल रही है उसके ऊपर की हवा क्या होगी, गर्म होगी। और गर्म होने के बाद क्या करेगी वो, जो जो चिमनी के ऊपर नीचे है वो, उस चिमनी में से वो हवा बाहर निकलती दिखाई देती है। जब उस चिमनी में से हवा बाहर निकलेगी तो उतनी ही हवा अंदर आएगी, उतनी ही हवा दूसरी चिमनी में से अंदर आते हुए हमें दिखती है। वो कैसे दिखती है, जो हमने कागज़ का टुकड़ा जलाया है उसका जो धुआं है वो अंदर आता दिख रहा है हमें, और अंदर आने के बाद वो दूसरे चिमनी में से निकलता हुआ दिख रहा है। इससे हम क्या सीखते हैं कि जो हवा है, एयर करंट्स आर सेटअप। अभी हम आपको ये पढ़ के दिखाते हैं। पुट अ स्मॉल लाइटेड कैंडल बिलो वन ऑफ द चिमनी, होल्ड अ स्मोल्डरिंग पीस ऑफ पेपर एट द टॉप ऑफ द अदर चिमनी, सी वॉट हैपन्स। क्या करा है यहाँ पर, एक मोमबत्ती को चिमनी के नीचे रखा है और दूसरा स्मोल्डरिंग पीस ऑफ पेपर यानी जलता हुआ दूसरा कागज का टुकड़ा दूसरे चिमनी के ऊपर रखा है। यहाँ पर क्या दिखा, द एयर अबव द कैंडल गेट्स हीटेड एंड बिकम्स लाइटर, इट राइजेस अप। यानी वो जलने वाले मोमबत्ती के ऊपर की हवा गर्म हो जाती है और वो चिमनी में से बाहर निकलती है। द स्मोक फ्रॉम द स्मोल्डरिंग पेपर, दूसरे जो चिमनी के ऊपर जो हमने जलता हुआ कागज रखा है उसका धुआं नीचे आते हमें दिख रहा है। द स्मोक फ्रॉम द स्मोल्डरिंग पेपर rushes into the box to take the place of the warm air, thus air currents are set up। ये एक्सपेरिमेंट एयर करंट सेटअप कैसे होते हैं ये दिखाने के लिए बताया गया है। एयर करंट कैसे बनते हैं, एयर करंट्स आर फॉर्म ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एयर। हवा के बहाव के वजह से एयर करंट बनती है। यहाँ से हवा नहीं ऊपर जा रही है तो दूसरी तरफ से हवा उतनी हवा अंदर आती है। इस तरह एयर करंट्स आर सेटअप। अभी और एक हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये वाला एक्सपेरिमेंट हम करके दिखाएंगे अभी। एक्सपेरिमेंट नंबर 4, टेक 2 बॉवल्स, फिल सैंड इन वन एंड वाटर इन अदर। क्या करना है, हमें 2 बॉवल लेना है, एक के अंदर रेत भरना है और एक के अंदर हमें क्या करना है, पानी भरना है। Keep both out in the sun. After 2 hours, use a thermometer to measure the temperature inside each bowel. क्या करना है, हमें 2 घंटे के लिए दोनों बाउल्स को धूप में रखना है। आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद में थर्मामीटर का इस्तेमाल कीजिए और दोनों का टेम्परेचर लीजिए, दोनों बाउल्स का टेम्परेचर लीजिए। विच इज़ वार्मर, सैंड और वाटर। क्या है, रेत गर्म हो गई है क्या पानी गर्म हुआ है, क्या हुआ होगा, दोनों को टेम्परेचर लेके नोट करके रखिए। उसके बाद क्या करना है हमें, नाउ कीप द 2 बाउल्स इंडोर, यानी दोनों बाउल्स को हमें घर में रखना है। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद में चेक द टेम्परेचर, 1 घंटे के बाद में उनका फिर से टेम्परेचर लीजिए, उनका तापमान लीजिए। विच इज़ वार्मर, कौन सा गर्म है और कौन सा कम गर्म है यानी ठंडा है, बताइए। अभी दोनों बाउल्स का जब धूप में रखा, जब अंदर रखा तो दोनों के टेम्परेचर क्या है ये अभी हमें यहाँ पर नोट करने हैं। क्या टेम्परेचर आएगा उनका, जब हम धूप में रखते हैं तो रेत का जो बावल है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, जो पानी का बावल है उसका टेम्परेचर उससे कम रहेगा। और जब हम उन्हें अंदर रखते हैं तो क्या होगा, तब रेत का जो टेम्परेचर है वो जल्दी कम हो जाएगा, लेकिन पानी का टेम्परेचर है वो जल्दी कम नहीं होता है। क्या समझा हमें इस एक्सपेरिमेंट से, जब हम धूप में रखते हैं तो रेत जल्दी गर्म होती है और पानी की तुलना से रेत जल्दी गर्म होती है, और जब हम उनसे घर में रखते हैं वहीं तो रेत जल्दी ठंडी होती है, जबकि पानी जल्दी ठंडा नहीं होता है। समझ में आया बच्चों, ठीक है ना।
अभी यही हम पढ़ के दिखाएंगे अभी। एज यू कैन सी फ्रॉम द टेबल इन एक्सपेरिमेंट 4, 4 नंबर के एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, सैंड और लैंड, यानी सैंड और लैंड, रेत या जो जमीन है वो एब्जॉर्ब हीट फास्टर देन वाटर, जो वो जल्दी गर्म होती है पानी की तुलना में, वो जल्दी गर्म होती है। इट आल्सो कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर डज, वो पानी की तुलना में जल्दी ठंडी भी होती है। ऑन द अदर हैंड वाटर एब्जॉर्ब्स एंड लूजेस हीट मोर स्लोली देन लैंड। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ पर, दूसरे बाजू में क्या होता है, पानी जल्दी गर्म भी नहीं होता है और जल्दी ठंडा भी नहीं होता है। Land and water do not absorb or lose the same amount of heat in the same period of time. क्या सीखा हमने इससे, कि जमीन और पानी दोनों का टेम्परेचर समान मात्रा में नहीं बढ़ता है, या समान मात्रा में दोनों का टेम्परेचर कम भी नहीं होता है, घटता भी नहीं है। In coastal areas, this difference give rise to the land breeze at night and a sea breeze during the day. Let us see how. समुंदर के किनारे की तरफ क्या होता है, लैंड ब्रीज नाइट में होती है और सी ब्रीज कब होती है, वहाँ पर दिन में होती है। लैंड ब्रीज मतलब जमीन की तरफ से समुंदर की तरफ जाने वाली हवा, और सी ब्रीज मतलब समुंदर की तरफ से जमीन की तरफ आने वाली हवा। नेक्स्ट पॉइंट अभी है उसमें हम पढ़ेंगे। सी ब्रीज ड्यूरिंग द डे लैंड गेट्स हीटेड क्विकली बट द सी डज नॉट। दिन में क्या होता है, सूरज की किरणों से जमीन जल्दी तपती है, जल्दी हीट होती है, जल्दी गर्म होती है, लेकिन समुंदर जल्दी गर्म नहीं होता है, समुंदर का पानी जल्दी गर्म नहीं होता है। द एयर अबव द लैंड गेट्स वार्मर एंड राइजेस अप। जमीन की ऊपरी हवा जो गर्म होती है वो क्या होती है, फिर वो ऊपर उठती है। ऊपर उठने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर एक वैक्यूम तैयार होता है, पोकली निर्माण होती है। उस खोखली जगह को भरने के लिए समुंदर की तरफ से जो हवा है वो हवा जमीन की तरफ बहती है, यानी समुंदर की तरफ की ठंडी हवा जमीन की तरफ बहती है। इसे सी ब्रीज कहते हैं। सी ब्रीज यानी समुंदर की तरफ से बहने वाली हवा। Thus a cool sea breeze blow towards the land during the day, यानी सी ब्रीज कब होती है, समुंदर की तरफ से हवा दिन में बहती है, दिन में धरती की तरफ बहती है, जमीन की तरफ बहती है। देखिए इस फिगर में इधर समुंदर दिखाई दे रहा है, इधर धरती दिखाई दे रही है। जब सूरज की किरणें दोनों के ऊपर गिरती है तो धरती जल्दी गर्म होती है, जल्दी गर्म होने के बाद उसके ऊपर की जो हवा है वो ऊपर उठती है, और समुंदर के ऊपर जो हवा है वो ठंडी हवा होती है। तो ठंडी हवा किधर बह रही है, वो खोखली जगह को पूरा करने के लिए समुंदर तरफ से हवाएं जमीन की तरफ जाते हुए हमें दिख रही है। इसे सी ब्रीज कहते हैं। सी ब्रीज कब होता है, सी ब्रीज दिन में होते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट, लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज किसे कहते हैं, जमीन की तरफ से समुंदर की तरफ बहने वाली हवा को लैंड ब्रीज कहते हैं। एट नाइट द लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द सी। रात में क्या होता है, समुंदर और जमीन की अगर तुलना करें तो जमीन जल्दी ठंडी होती है, जबकि समुंदर का पानी जल्दी ठंडा नहीं होता है। सो द सी इज वार्मर, इसलिए समुंदर के ऊपर की हवा जो है वो गर्म होती है। द वार्म एयर अबव द सी राइजेस अप, जो गर्म हवा है समुंदर के ऊपर की वो ऊपर उठती है। और द कूलर एयर हाउ ओवर द लैंड ब्लोज टुवर्ड द सी, जो जमीन के ऊपर जो ठंडी हवा होती है, जमीन जल्दी ठंडी होने से उसके ऊपर जो ठंडी हवा होती है वो समंदर की तरफ बहती है। क्यों बहती है, वहाँ की जो समुंदर के ऊपर की जो गर्म हवा है वो ऊपर उठती है, तो उसकी जो जगह है वो जगह लेने के लिए जमीन तरफ से जो जमीन के ऊपर ठंडी हवा है वो सूरज की तरफ, अपना सूरज सॉरी न समुंदर की तरफ बहती है। Thus a cool land breeze blows toward the sea during the night. इस प्रकार धरती से जमीन तरफ से समुंदर की तरफ जो हवा बहती है वो कब बहती है, रात में बहती है। उसे लैंड ब्रीज कहते हैं। लैंड ब्रीज कब ऑकर होते हैं, लैंड ब्रीज ऑकर ड्यूरिंग द नाइट। और सी ब्रीज कब ऑकर होते हैं, सी ब्रीज ऑकर ड्यूरिंग द डे। वाटर, नेक्स्ट पॉइंट, वाटर। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विथ वाटर। जो अर्थ है, अर्थ का 3/4 हिस्सा क्या है, पानी से भरा हुआ है। 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विथ वाटर, 3/4 हिस्सा पानी से भरा हुआ है। वाटर इज नॉट फाउंड ओनली इन रिवर्स, सीज एंड ओशन।
but it is also found underground. पानी सिर्फ नदियों में ही नहीं है, समुद्र में ही नहीं है। कहाँ पर है पानी? पानी अंडरग्राउंड में भी होता है, जमीन के अंदर है, धरती के अंदर भी होता है। इट इज़ इवन प्रेजेंट इन द एयर, हवा में भी पानी का अंश होता है। मोस्ट ऑफ आवर बॉडी वेट is made up of water. Water changes its form on heating and cooling. हमारा शरीर में ज़्यादातर वजन क्या है? पानी का होता है। और क्या है? वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म, वाटर उसका फॉर्म बदलता है, गर्म करने से उसका फॉर्म चेंज होता है और ठंडा करने से भी बदलता है। वो हीटिंग से क्या होता है? बाष्प तैयार होता है, और कूलिंग से क्या होता है? बर्फ बनता है। अभी इवेपोरेशन कैसे होता है? The sun slowly heats the water on the surface of the earth to change it into water vapor. क्या करता है सूरज? सूरज धीरे धीरे पानी को गर्म करता है और उसे वाटर वेपर में परिवर्तित करता है, उसे बाष्प में परिवर्तित करता है। वो द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर ड्यू टू हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। पानी की बाष्प में होने वाली क्रिया को इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस एट अ फास्टर रेट। पानी की बाष्प होने की क्रिया फास्टर रेट में कब होती है वो? व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग विंड, जब तेज हवा होती है। दूसरा पॉइंट, द एक्सपोज सरफेस ऑफ वाटर इज लार्ज, जब पानी का एक्सपोज हुआ सरफेस बहुत लार्ज होता है, यानी समुद्र में पानी बहुत होता है, वहाँ पर बाष्प की इवेपोरेशन की क्रिया ज़्यादा होती है। द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज हाई, कब होता है वो? जब उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तब इवेपोरेशन की क्रिया भी फास्ट होती है। और फोर्थ पॉइंट कौन सा है? द एयर इज ड्राई, जब हवा शुष्क होती है, ड्राई होती है, सूखी होती है, तब इवेपोरेशन फास्ट होता है। वाटर वेपर गोज अप इन द एटमॉस्फेयर एंड फॉर्म क्लाउड्स, जल बाष्प वातावरण में ऊपर उठता है और बादल में परिवर्तित हो जाता है। वाटर वेपर आल्सो फॉर्म ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग एंड स्नो। जल बाष्प से क्या क्या फॉर्म होता है, फॉर्मेशन होता है, क्या क्या बनता है उससे? काय में परिवर्तित होता है वो? ओस में परिवर्तित होता है, ठंड में परिवर्तित होता है, कोहरे और हिमपात में भी वो परिवर्तित होता है। फिगर में देखिए, इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट अ फास्टर रेट व्हेन अ स्ट्रॉन्ग विंड इज ब्लोइंग। जब तेज हवा होती है तब भी गीले कपड़े जल्दी सूखते हैं, यानी इवेपोरेशन इज टेकिंग फास्ट। जल युक्त कपड़े में जो जल है, जो गीलापन है, उसका बाष्प में परिवर्तित होता है और कपड़ा सूखता हमें दिखता है, हमें जल्दी सूख गया कपड़ा, लेकिन उसमें का जो गीलापन है उसका बाष्प में परिवर्तित हो जाता है, बाष्प में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंडेंसेशन। व्हेन वाटर वेपर कूल डाउन इट चेंजेस इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब जल बाष्प ठंडा होता है तो क्या होता है? उसका पानी के बूंदों में परिवर्तन होता है, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसे कंडेंसेशन कहते हैं। आइस, वाटर एंड वाटर वेपर आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर। बर्फ, पानी और जल बाष्प, ये पानी के तीन फॉर्म्स है, थ्री फॉर्म्स, दे आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर। However, in nature, we see water in the form of fog, dew, frost, hail, and snow as well. हालांकि हमें पानी कौन से फॉर्म में दिखाई देता है? प्रकृति में हम पानी को कौन से फॉर्म में देखते हैं? कोहरा, ओस, ठंड, ओले और बर्फ के रूप में हम पानी को देखते हैं। Fog occurs when thick clouds of tiny drops of water form just above land or water. Fog यानी कोहरा। कोहरा तब होता है जब घने बादलों से जमीन या पानी के ऊपर पानी की छोटी बूंदें बनती है। When the water vapor in the air condenses and appears as droplets on the ground and other surface, it is called dew. जब हवा में स्थित जल बाष्प कंडेंस होता है, यानी क्या होता है? संघनन होता है, तो वह पानी के बूंदों के रूप में जमीन पर और अन्य सतह पर दिखाई देता है।
उसे ड्यू कहते हैं, ड्यू यानी ओस, ओस कहते हैं उसे। वी ऑफन सी ड्यू ड्रॉप्स अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें कभी कभी ड्यू ड्रॉप्स भी अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह में दिखाई देते हैं। आफ्टर अ कोल्ड नाइट, जब ठंडी रात होती है, एकदम ठंडी होती है रात में, उस वक्त हमें कभी कभी ड्यू ड्रॉप्स भी मॉर्निंग में दिखाई देते हैं। किसके ऊपर दिखाई देते हैं? और वो ऑन लीव्स, फ्लावर्स एंड स्टैंडिंग व्हीकल्स, गाड़ियों के ऊपर दिखते हैं, फूलों के ऊपर दिखते हैं, पत्तियों के ऊपर दिखते हैं। क्या दिखते हैं? पानी की बारीक बारीक बूंदे दिखते हैं। जो पानी की बारीक बारीक बूंदे दिखते हैं वो किसके वजह से होते हैं? ज़्यादा ठंड के दिनों में ये दिखाई देता है सवेरे सवेरे हमें। When it is very cold, the dew or surface water freezes. क्या बताया है? When it is very cold, ज़्यादा ठंड होती है, the dew or surface water freezes into tiny white crystals. This is called frost. जब बहुत ठंड होती है तब ओस या सरफेस वाटर मतलब सतह का पानी टाइनी वाइट क्रिस्टल्स में जम जाता है। टाइनी वाइट क्रिस्टल्स के रूप में दिखता है हमें वो, इसे ठंड कहा जाता है। टाइनी वाइट क्रिस्टल्स यानी छोटे सफ़ेद क्रिस्टल्स। When raindrop pass through a very cold region of the atmosphere, they freeze and become hell. जब पानी की बूंदे बहुत ठंडे वातावरण से गुजरते हैं तो वे जम जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उन्हें? उन्हें ओले कहते हैं। वो ओले में परिवर्तित हो जाते हैं। It becomes hell. When water vapor is suddenly cooled, it freezes into tiny white snowflakes. जब जल बाष्प अचानक ठंड हो जाता है तो वह सफ़ेद बर्फ के गुच्छों में जम जाता है और हमें सफ़ेद बर्फ के गुच्छे दिखाई देते हैं। चेक पॉइंट, सर्कल द करेक्ट आंसर्स नाउ। एयर फ्लोइंग टूवर्ड्स द लैंड फ्रॉम द सी इज कॉल्ड डैश। क्या बताया है? एयर फ्लोइंग टूवर्ड्स द लैंड, जो हवा जमीन की तरफ बहती है, समुंदर से, समुंदर की तरफ से जमीन की तरफ बहती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे सी ब्रीज कहते हैं। अगला सेंटेंस नाउ, नेक्स्ट सेंटेंस। एयर फ्लोइंग टूवर्ड्स द सी फ्रॉम द लैंड इज कॉल्ड डैश। क्या बोलते हैं? जो हवा समुंदर की तरफ बहती है, कहाँ से बहती है वो? जमीन तरफ से समुंदर की तरफ बहती है, उसे क्या कहते हैं? उसे लैंड ब्रीज कहते हैं। Third sentence. Dash occurs when thick clouds of tiny drops of water form just above land or water. क्या बनता है? जब घने बादलों से जमीन या पानी के ऊपर पानी की छोटी बूंदी बनते हैं। कब बनते हैं वो? कब होता है वो? उसे क्या कहते हैं? फॉग कहते हैं। Fog occurs when thick clouds of tiny drops of water form just above land or water. Next point, impurities in water. The water in wells and river is impure due to काय के वजह से impure होता है वो? Insoluble impurities which can be seen. दूसरा क्या है? Soluble impurities which cannot be seen. और third, disease causing germs. कुएं और तालाबों का पानी impure, खराब, गंदा किसके वजह से होता है? Insoluble impurities की वजह से होता है। Soluble impurities और germs की वजह से इम्प्योर होता है। इनसोल्युबल इम्प्योरिटीज़ कौन से होते हैं? जो हमें दिखाई देते हैं, पानी में दिखाई देने वाले चीज़ों को हम, जो गंदे चीज़ें जो घुलते नहीं हैं, उन्हें इनसोल्युबल इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। सोल्युबल इम्प्योरिटीज़ कौन से होते हैं? जो पानी में घुल जाते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, उन्हें सोल्युबल इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। और तीसरा, डिसीज़ कॉजिंग जर्म्स, जिसकी वजह से डिसीज़ उत्पन्न होते हैं, उसे जो पानी को इम्प्योर करते हैं, ख़राब करते हैं, गंदा करते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, पानी को कैसा साफ़ करना चाहिए, कैसा साफ़ करना करेंगे उसे? टू सेपरेट इनसोल्युबल इम्प्योरिटीज लेट वाटर स्टैंड फॉर सम टाइम। पानी में जो इनसोल्युबल इम्प्योरिटीज होते हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए पानी को कुछ समय तक बिना हिले रहने दें। Impurities that are heavier than water will settle at the bottom of the water, leaving it clear. जो impurities वजनदार होते हैं, भारी होते हैं, वो impurities पानी में नीचे बस जाएंगे और ऊपर कैसा रहेगा? ऊपर साफ पानी रहेगा। This is called sedimentation. इसे क्या कहते हैं? Sedimentation कहते हैं।
Now slowly pour out this clear water into another vessel. This is called decantation. क्या करना है फिर? जो ऊपर आया हुआ अच्छा साफ पानी है उसे धीरे से दूसरे वेसल में डाल दीजिए, उसे क्या कहते हैं? डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन की फिगर हम अभी देखेंगे। अभी ये पहले बर्तन में जो है वो इम्प्योर वाटर है, उसे वैसा ही कुछ देर तक रहने दे। उसे वैसा ही कुछ देर तक रहने देने के बाद जो गंदगी है, जो हेवी इम्प्योरिटीज़ है, वो क्या हो जाएंगी? पानी के नीचे बैठ जाएंगी। फिर उसके बाद उस बर्तन को उठाइए, उस वेसल को उठाइए और धीरे से दूसरे बर्तन में डालेंगे, यानी जो अच्छा पानी है वो इस बर्तन में डालेंगे। इसे क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते हैं। ये जो प्रोसेस है फर्स्ट टू सेकंड, जहाँ पर ये इम्प्योरिटीज़ नीचे बैठ गए, इसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। और सेडिमेंटेशन के बाद में ये डिकेंटेशन है, जो हेवी इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे बैठ गई और उसे अभी अच्छा पानी इसमें डाल रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? डिकेंटेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। अनदर प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन इज फिल्टरेशन। दूसरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फिल्टरेशन। फिगर 3.9 हम उससे भी देखेंगे। एट होम वाइल पोरिंग टी यू फिल्टर इट थ्रू अ स्टेनर। दूसरी प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस को क्या कहते हैं? फिल्टरेशन। घर में हम क्या करते हैं? चाय उबालने के बाद कप में कैसे डालते हैं? हम डायरेक्ट डालते हैं क्या? उसे फिल्टर करते हैं, छालनी से उसे फिल्टर करते हैं, बराबर। उस स्टेनर के ज़रिए उसे फिल्टर करते हैं। यू कुड यूज अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ। चाय को फिल्टर करता है, उससे क्या होता है? चाय की पत्ती ऊपर रह जाती है और हमें सिर्फ चाय मिलती है। फिर यू कुड आल्सो यूज अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ। हम कपड़ा भी इस्तेमाल करते हैं स्टेनिंग करने के लिए। इन स्कूल लेबोरेटरीज स्टूडेंट्स यूज फिल्टर पेपर टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम लिक्विड। लेबोरेटरी के अंदर बच्चे क्या करते हैं? फिल्टर पेपर का भी इस्तेमाल करते हैं, गंदगी जो पानी के अंदर जो गंदगी है वो रिमूव करने के लिए, वो इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए फिल्टर पेपर का भी इस्तेमाल करते हैं। Similarly, water on the surface of the earth gets filtered when it passes through layers of soil. It becomes underground water. Similarly, यानी इसी प्रकार जमीन के सतह का पानी भी फिल्टर होता है। जब सतह का पानी जमीन के अंदर जाता है तब वह अलग अलग आवरणों से गुजरता है। अलग अलग आवरणों से गुजरने से वो फिल्टर हो जाता है। That is why this water is mostly safe and fit for drinking. इसलिए यह पानी पीने के लिए अच्छा माना जाता है, अच्छा होता है। यह पानी पीने के लिए सुरक्षित होता है। Though we can obtain clear water by these methods, water may still contain germs and be unfit for drinking. हालांकि इन मेथड से हम साफ पानी प्राप्त करते हैं, लेकिन फिर भी पानी में जर्म्स होते हैं, जिससे पानी पीने के लिए अयोग्य होता है। सो वी मस्ट प्यूरिफाई द वाटर टू मेक इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। इसलिए हमें पानी को पीने योग्य बनाने के लिए उसे प्यूरिफाई, शुद्ध करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्यूरिफाई करना चाहिए। Chemicals like chlorine are used to kill germs at the waterworks of the city. This process of adding chlorine is called chlorination. क्लोरीन नामक रसायन शहरों के फिल्टर प्लांट में जर्म्स को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस क्रिया को क्लोरिनेशन कहा जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन इज कॉल्ड क्लोरिनेशन। इसे क्लोरिनेशन कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर आल्सो किल्स जर्म्स इन वाटर। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करने से भी पानी में स्थित जर्म्स नष्ट होते हैं। इफ वेल वाटर हैज टू बी यूज, पोटेशियम परमैंगनेट शुड बी यूज टू प्यूरिफाई इट। अगर कुएं का पानी इस्तेमाल करना हो तो उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डालना ज़रूरी है, जिससे उसमें स्थित गंदगी साफ हो सके, प्यूरिफाई हो सके। The safe method of purifying water is to boil it, as boiling destroys germs. सबसे सुरक्षित तरीका पानी शुद्ध करने का क्या है? उसे उबालना। उबालने से उसमें जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं।
We can also use a water filter for cleaning water. हम water filter का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पानी शुद्ध करने के लिए. It is important to store and handle water properly. It must be kept in covered vessels which are cleaned regularly. The vessels used for taking out water from the container must also be clean. पानी को स्टोर करना और संभालना महत्वपूर्ण है. पानी को हमेशा बर्तनों में ढक कर रखना चाहिए. पानी निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन भी साफ होने चाहिए. Next point, underground water. Water changes its form and moves in a cycle in nature. प्रकृति में पानी का चक्र हमेशा बदलते रहता है. Water that falls as rain and water that we throw away goes down into the ground. जो पानी बारिश के रूप में गिरता है और जो पानी हम जमीन पर फेंकते हैं वह जमीन में चला जाता है. It sifts through the different layers of the soil, like the topsoil, the subsoil, and the porous rock. It finally settles below the porous rocks. यह पानी मिट्टी के विभिन्न परतों से गुजरता है, जैसे कि टॉप सॉइल, सब सॉइल और झरझरा चट्टानों से रिसता है. यह अंत में झरझरा चट्टानों में बसता है. As it cannot pass through the non-porous rocks. पानी झरझरे चट्टानों में क्यों बसता है? क्योंकि वह गैर झरझरे चट्टानों से गुजर नहीं सकता. इसलिए यह भूमिगत जल का बड़ा भंडारण है. So there is a large storage of underground water. We draw out this underground water from tube wells and wells. हम इस पानी को कैसे निकालते हैं? हम ट्यूबवेल के जरिए निकालते हैं या कुएं के जरिए निकालते हैं. Places that are dry have less underground water. सूखे हुए स्थानों में भूमिगत जल कम होता है. The level of underground water in an area is called water table. किसी एरिया में अंडरग्राउंड वाटर की लेवल को वाटर टेबल कहते हैं. Water is a precious natural resource. We should use it carefully. We should not waste water. पानी एक अनमोल प्राकृतिक संसाधन है. हमें इसका उपयोग सावधानी से करना चाहिए. हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए. सब्सक्राइब करना बाकी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वंस अगेन टू ऑल.